नमस्कार दोस्तों, पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग एनसीईआरटी के 6 क्लास के साइंस का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग अध्याय 15 का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा हमारे चारों ओर की वायु। इससे पिछली वाली कक्षाओं में हमने जल के बारे में अध्ययन किया था कि किस प्रकार जल एक मानव जीवन के साथ साथ पेड़ पौधे सभी के लिए अति आवश्यक है। उसी प्रकार वायु जो है सभी के लिए अति आवश्यक है। तो आज हम लोग वायु के बारे में अध्ययन करेंगे तथा हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तथा इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे चारों ओर की वायु। ठीक, अध्याय 9 में हमने यह सीखा है कि सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है। अध्याय 9 में हमने क्या सीखा था कि सभी जीवों के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वायु की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या आपने कभी वायु को देखा है? वायु की आवश्यकता तो सभी को होती है, लेकिन हम लोग तो कोई भी वायु को नहीं देखे हैं, सिर्फ महसूस किए हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन निश्चय ही वायु की उपस्थिति कई तरीकों से अनुभव की होगी। इसे आप तब अनुभव करते हैं जब पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ाती हैं या कपड़े सुखाने वाले तार पर लटके हुए कपड़े धीरे धीरे हिलते हैं। तब हमको पता चलता है कि हाँ, जो हवा जो है चल रही है। पंखे के चालू होने पर खुली पुस्तक के पृष्ठ आवाज़ करने लगती है। वायु के बहने के कारण ही आपकी पतंग क्या होती है? वो उड़ती है। ठीक है, क्या आपको अध्याय 5 का क्रियाकलाप 3 याद है, जिसमें आपने रेत और बुरादे को निष्पावन द्वारा अलग किया था? रेत और बुरादे को किसके द्वारा, किस विधि के द्वारा अलग किया था? तो निष्पावन विधि द्वारा अलग किया था। निष्पावन की प्रक्रिया बहती वायु में अधिक प्रभावी होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि तूफानों के समय वायु बहुत जो है तेज गति से चलती है। जब भी तूफान आते हैं, आंधी तूफान आते हैं, उस समय गति क्या होती है? पवनों की गति काफ़ी तेज हो जाती है। कभी कभी तो यह पेड़ों को भी उखाड़ देती है और कभी कभी तूफान की गति इतनी तेज होती है कि वे पेड़ पौधे को भी क्या करती है? उखाड़ देती है तथा छतों के ऊपरी हिस्से को भी उड़ा करके ले जाती है। आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि जो छत जो होती है, जो जो हमारी जब आंधी तूफान आती है तो उस आंधी तूफान में जो छत जो ऊपर का हिस्सा जो है उड़ जाता है या गिर जाता है, किसी दूसरी जगह पे चला जाता है, वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, किस प्रणाली के द्वारा जो होता है वो छत का हिस्सा ऊपर उड़ता है। ठीक है, उड़ा करके ले जाती है। क्या आप कभी फिरकी से खेले हैं? चित्र संख्या 15.1 को देखिए। ये आपका फिरकी रहा, विभिन्न प्रकार की फिरकियां हैं। बचपन में तो ये सब हम लोग बना कर खेले ही हैं, याद कीजिए। चलिए आगे क्रियाकलाप 1 को देखते हैं। हम लोग क्रियाकलाप 1 को देखते हैं। आइए, चित्र संख्या 15.2 में दिए गए निर्देशों के अनुसार हम अपनी एक फिरकी बनाते हैं और फिरकी की डंडी को पकड़िए और उसे एक खुले क्षेत्र में भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या कीजिए? रखिए और इसे थोड़ा सा आगे पीछे कीजिए। ये आपका रहा एक साधारण फिरकी बनाना। ठीक, आगे पीछे कीजिए, देखिए कि क्या होता है। आगे पीछे करने पर अब क्या होता है उसको देखिए। क्या फिरकी घूम रही है? क्या फिरकी आपकी घूम रही है? फिरकी को कौन घुमाता है? क्या इसे वायु नहीं घुमा रही है? क्या आपने वात सूचक को घूमते हुए देखा होगा? 15.3 चित्र संख्या यहाँ पे देखिए, वात सूचक यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको देखिए। यह उस दिशा में रुक जाता है जिसमें कि उस स्थान पर वायु चल रही होती है। ठीक है, अब देखिए कि क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है। वायु के बारे में तो हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए, चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि वायु जो है क्या हमारे चारों तरफ विद्यमान है, मौजूद है। अब क्या कीजिए कि अपनी मुट्ठी बंद करें। अपनी मुट्ठी क्या कीजिए? बंद कीजिए और इसके अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है। जब आप मुट्ठी बंद करते हैं तो इसके अंदर में तो कुछ भी नहीं है। इसका पता लगाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप को करना होगा। अब चलिए आगे क्रियाकलाप 2 देखते हैं। ठीक, कांच की एक खुली हुई खाली बोतल लीजिए। कांच की क्या लीजिए? एक खुली हुई खाली बोतल लीजिए। क्या यह वास्तव में बिल्कुल खाली है या इसके अंदर कुछ है? अब इसे उल्टा कीजिए। क्या अब इसके अंदर भी कुछ है? ये तो खाली है, तो इसके अंदर क्या हो सकता है? यहाँ पे देखिए, एक खाली बोतल का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब बोतल के
खुले मुख को पानी से भरी हुई बाल्टी में चित्र संख्या 15.4 के अनुसार डुबोइए। जैसा कि ऊपर अभी देखा हमने। बोतल को ध्यान से देखिए, क्या पानी बोतल के अंदर प्रवेश करता है? अब बोतल को थोड़ा सा तिरछा कीजिए, ठीक है। क्या अब पानी बोतल में प्रवेश करता है? जब आप बोतल जो होता है, बोतल को सीधा करके, खाली बोतल को सीधा बाल्टी में रखी हुई पानी में डुबाते हैं तो पानी उसमें नहीं प्रवेश करता है। जब उस बोतल को थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं तो पानी क्या होती है? उस बोतल में प्रवेश करने लगती है। क्या आप बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर आते हुए देखते हैं या बुदबुदाहट सुनाई देती है? क्या अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बोतल के अंदर क्या था? बोतल के अंदर क्या था? ठीक है। हाँ, आप सही हैं। यह वायु ही है जो कि बोतल में उपस्थित थी, जो कि बुदबुदा की तरह जो आवाज़ आ रही थी। बोतल पूरी तरह से किसी भी प्रकार खाली नहीं थी। बोतल, क्या अब इस प्रकार कह सकते हैं कि बोतल जो थी किसी भी प्रकार से क्या थी? खाली नहीं थी। वास्तव में इसे उलटने पर भी यह पूरी तरह से वायु से भरी हुई थी। ठीक है। जब भी कुछ नहीं होगा तो उसमें क्या होगा? वायु मौजूद होगा। इसलिए आप देखते हैं कि जब बोतल उल्टी स्थिति में होती है तब पानी बोतल में प्रवेश नहीं करता है। जब बोतल जो होता है उल्टी स्थिति में होती है, उल्टा होता है, तो पानी क्या होता है? बोतल में प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि वायु के निकलने के लिए कोई जगह ही नहीं होती है। जब बोतल को तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुले के रूप में क्या होती है? बाहर निकलती है, और वायु निकलने से खाली हुए भाग में पानी क्या होता है? भर जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खाली खाली बोतल में भी क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि वायु स्थान घेरती है। वायु क्या करती है? स्थान घेरती है। यह बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है। यह बोतल के पूरे स्थान में क्या होती है? भर जाती है। यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता है। अब देखिए, वायु का कैसा रंग होता है? वायु का कोई भी रंग नहीं होता है। कोई भी रंग वायु का नहीं होता है। हम इसके आर पार देख सकते हैं। वायु के आर पार देख सकते हैं। यह पारदर्शी होता है। वायु क्या होता है? या वायु का तो कोई रंग नहीं होता है। वायु के आर पार हम देख सकते हैं। और वायु क्या होता है? पारदर्शी होता है। याद कीजिए, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी के बारे में। अगर पिछली वाली कक्षाओं आप लोग नहीं देखें तो एक बार देख लीजिए, ठीक है, ताकि आगे आने वाली कक्षाएं जो है, क्लास जो है, आपको और अच्छी से समझ में आ जाए। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। हमारी पृथ्वी क्या है? वायु की एक पतली परत से क्या है? घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है। इस परत का विस्तार जो है पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है, तथा इसे वायुमंडल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे। अब यहाँ पे पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे पर्वतारोही जो है अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ऊपर ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर जितना ऊंचाई बढ़ने के साथ में क्या होता है? ऑक्सीजन कम होता जाता है। ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं कि जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम वायुमंडल में कहाँ जाते हैं? पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं। पृथ्वी के तल से ऊपर वायुमंडल में जाते हैं तो वायु क्या होती है? विरल होती जाती है। वायु की मात्रा बहुत ही कम होती है। क्या अब आप विचार कर सकते हैं कि पर्वतारोही जो होते हैं ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ में क्यों ले जाते हैं? क्यों ले जाते हैं भाई? ऊपर तो ऑक्सीजन कम होती है, तो अब ऊपर जा रहे हैं, जब हम पर्वत पे चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन कम होगा, तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, तो इसीलिए सिलेंडर ले जाते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर। अब चलिए आगे देखते हैं कि वायु किससे बनी होती है। वायु जो होती है हमारी किस किस का मिश्रण होता है। तो 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। 18वीं शताब्दी तक लोग क्या सोचते थे? कि वायु जो है वो केवल एक ही पदार्थ है। प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया कि वास्तव में ऐसा नहीं है। प्रयोग से यह सिद्ध हो गया कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु जो है हमारा केवल एक ही पदार्थ का नहीं बना हुआ है। जब प्रयोग होने लगा, वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। वायु क्या है? वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। वायु क्या है? वायु एक अनेक गैसों का मिश्रण है। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। ठीक है। बार बार रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप ध्यान दीजिए। प्रश्न पूछा जाता है कि वायु क्या है? वायु यौगिक है, वायु पदार्थ है, वायु मिश्रण है, क्या है? तो वायु जो है अनेक गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है। जो मिश्रण होता है उसका कोई सूत्र नहीं होता है। ठीक है। चलिए, यह मिश्रण किस प्रकार का है, आइए एक एक करके इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के बारे में क्या करते हैं, हम लोग पता लगाते हैं। अब आगे जलवाष्प को देखते हैं। हम लोग जलवाष्प के बारे में देखते हैं। हमने पहले पढ़ा है कि वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है। वायु में क्या होती है? जलवाष्प जो है विद्यमान होती है। हमने यह भी देखा है कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर के
संघनित हो जाती है। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प क्या होती है, ठंडी होकर के वो संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य होता है। प्रकृति में जल चक्र के लिए, किसके लिए, जल चक्र के लिए किसका होना, वायु में जलवाष्प का होना, जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कांच का गिलास, यहाँ मोमबत्ती का कुछ प्रयोग किया गया है, वायु में ऑक्सीजन है या नहीं है इसको दिखाया गया है। चलिए अब क्रियाकलाप हम लोग 3 को देखते हैं। अपने शिक्षक की उपस्थिति में एक समान लंबाई की 2 मोमबत्तियां मेज पर लगाएं और उन्हें जला दें। अपने शिक्षक की उपस्थिति में एक समान लंबाई की क्या लीजिए, 2 मोमबत्तियां लीजिए और मेज पर उसको लगा दीजिए और उसको जला दीजिए। इनमें से एक मोमबत्ती पर कांच का एक गिलास उल्टा करके रख दें, जैसा कि चित्र संख्या ऊपर दिखाया गया है। दोनों मोमबत्तियों को ध्यान से देखें। दोनों मोमबत्तियों को क्या देखें, ध्यान से देखें। ये मोमबत्ती दिया हुआ है, यहाँ पे दोनों जलाया हुआ है और एक को क्या किया है कि कांच के गिलास से उसको ढक दिया गया है। ठीक है, उसको ढक दिया गया है। अब देखिए आगे, दोनों मोमबत्तियों को ध्यान से देखिए कि क्या दोनों मोमबत्तियां लगातार जलती रहती है या बुझ जाती है। जब एक मोमबत्ती को कांच के गिलास से ढक दीजिएगा और एक मोमबत्ती को ऐसे ही खुली छोड़ दीजिएगा तो अब क्या दोनों मोमबत्तियां लगातार जलती रहती है या कोई बुझ जाती है। तो आप देखेंगे कि जो मोमबत्ती गिलास से ढकी थी वह कुछ देर बाद क्या हो जाती है, बुझ जाती है। कुछ देर बाद क्या हो जाती है, बुझ जाती है। जबकि दूसरी मोमबत्ती जलती रहती, जो खुला हुआ था वो मोमबत्ती जलती रहती है। इसका कारण क्या हो सकता है। अब विचार कीजिए कि जो मोमबत्ती खुला था वो जल रहा है तथा जिस मोमबत्ती को हमने कांच के गिलास से ढक दिया था वो मोमबत्ती क्या हो गई है, वो बुझ गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि गिलास से ढकी मोमबत्ती इसलिए बुझ जाती है क्योंकि वायु का वह घटक जो मोमबत्ती के जलने में सहायक होता है वह सीमित है और मोमबत्ती जलने से कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है। और जबकि दूसरी मोमबत्ती को लगातार वायु मिलती रहती है। वायु का वह घटक जो जलने में सहायक होता है, वायु का वह घटक जो जलने में सहायक होता है वह ऑक्सीजन कहलाता है। वायु का वह घटक जो जलने में सहायक होता है वह क्या कहलाता है, ऑक्सीजन कहलाता है। ठीक है, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के कोई भी पदार्थ जल नहीं सकता है। बिना किसी ऑक्सीजन की उपस्थिति के कोई भी पदार्थ जल नहीं सकता है, कितना हो कोशिश कर लीजिए। अब आगे आइए, चलिए नाइट्रोजन के बारे में देखते हैं। मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या आपने यह देखा कि वायु का एक बड़ा भाग अभी भी गिलास में क्या है, शेष भाग में शेष रह जाता है। गिलास में अभी क्या होता है कि शेष रह जाता है। यह सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते। यह क्या सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जो होते हैं किसी भी पदार्थ को जलने में क्या होते हैं, सहायक नहीं होते हैं। वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ वो क्या कहलाया, नाइट्रोजन कहलाया। वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ, जो सहायक नहीं हुआ, वो क्या कहलाया, नाइट्रोजन कहलाया। तथा वायु का वह भाग जो जलने में सहायक हुआ, मोमबत्ती के जलने में सहायक हुआ, वो ऑक्सीजन था। जो जलने में सहायक नहीं हुआ वो नाइट्रोजन था। अब आगे ही हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने घुटन महसूस किया होगा। ठीक है, एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो आपने घुटन महसूस किया होगा। जब बंद कमरे में पदार्थ जलाते हैं कोई भी तो ऑक्सीजन, जब वहाँ पे धुआं हो जाता है तो बोलते हैं ना कि जल्दी दरवाज़ा खोलो, आग को बुझाओ। तो यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण हुई, जो कि लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि बंद कमरे में कोयले या किसी भी पदार्थ को जलाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होगा जो कि हमारे लिए काफ़ी घातक प्रतीत हो सकता है। ठीक है, होने के कारण, जो कि लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा सा अवयव क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह सलाह दी जाती है कि फसलों के अवशेष और सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इससे वायु प्रदूषित होती है। और वायु जब इस सूखी पत्तियों को जलाइएगा तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, जो मानव जीवन के लिए क्या होगा, एक घातक साबित हो सकता है। ठीक है, आजकल इतनी कम समय में इतनी टेम्परेचर बढ़ने का यही सब तो कारण है, यही सब जिम्मेवार है, मानव ही जिम्मेवार है। ठीक है, ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैसें एवं सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो प्रायः हानिकारक होते हैं।
इस कारण आप कारखानों से लंबी चिमनियाँ देखते हैं, कारखानों में लंबी चिमनियाँ देखते हैं जहाँ से धुएँ निकलते रहती है। ये चिमनियाँ हानिकारक धुएँ तथा गैसों को हमारी नाक से तो दूर ले जाती है, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के लिए बिल्कुल नज़दीक नज़दीक ले आती है। ठीक है, वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित होते हैं। आगे आइए क्रियाकलाप 4 को देखते हैं। आपने अपने विद्यालय या घर में धूप वाला एक कमरा खोजिए। अपने विद्यालय या घर में क्या कीजिए, धूप वाला एक कमरा खोजिए जहाँ पे सूरज की रोशनी आती हो। सारे दरवाजे तथा खिड़कियाँ बंद कर दें तथा पर्दे आदि डाल करके कमरे में पूरा अंधेरा कर दीजिए। जिस दिशा से सूरज का प्रकाश आ रहा है उस ओर के दरवाजे या खिड़कियों को क्या कीजिए, उसको बिल्कुल थोड़ा सा खोलें, जिससे सूरज का प्रकाश एक पतली सी झिल्ली के द्वारा कमरे के अंदर आ सके। अंदर आती हुई सूरज की किरणों को सावधानीपूर्वक देखिए। ठीक है, क्या कीजिए, अंदर आते हुए सूरज की रोशनी को सावधानीपूर्वक देखिए। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे वायु में धूल के कणों की उपस्थिति का सूरज के प्रकाश में अवलोकन किया जा रहा है। यहाँ पे पूरा बंद कमरा है और यहाँ पे एक छोटा सा छिद्र छोड़ दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे सूरज का प्रकाश आ रहा है। ठीक है, सूरज का प्रकाश आ रहा है, इसमें जो है धूल कण की उपस्थिति प्रतीत हो रहा है। ठीक है, क्या आप यह देखते हैं कि सूरज की किरणों में कुछ छोटे छोटे चमकीले कण तेजी से घूम रहे हैं, जैसा कि चित्र संख्या 15.7 में अभी देखे हैं। और ये कण क्या है, ये कण क्या होते हैं? अत्यधिक सर्दियों में आपने पेड़ की पत्तियों से छन करके आते हुए सूरज के प्रकाश किरण पुंज को तो देखा ही होगा, जिसमें धूल कण नृत्य करते प्रतीत होते हैं। यह दर्शाता है कि वायु में धूल के कण भी क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ में क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, जब हम नाक से सांस लेते हैं, सांस तो नाक से ही लेते हैं, तो हम वायु अंदर लेते हैं। जब सांस लेते हैं तो वायु क्या लेते हैं, अंदर लेते हैं। और धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं। ठीक है, धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं, जो ऑक्सीजन को जो हम वायु लेते हैं उसको छान करके हमारे अंदर श्वसन तंत्र तक पहुंचाने का काम करता है। क्या आप उस पल को याद कर सकते हैं जब आपके अभिभावक ने आपको मुंह से सांस लेने के कारण डांटा होगा? अगर आप मुंह से सांस लेंगे तब क्या होगा? अगर आप मुंह से सांस लेंगे तब क्या होगा, आप सोचिए। हानिकारक धूल के कण आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। जब आपके मुंह में कोई बाल थोड़ी ही है कि जो आप उसको ऑक्सीजन जो ले रहे हैं उसको छान करके ले भेजेगा। ठीक है, इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैसें जो होते हैं, जलवाष्प तथा धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। तथापि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक, वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर के वायु का 99% भाग बनाती है। वायु का वास्तव में दोनों गैसें मिलकर के किसका, वायु का 99% भाग बनाती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, शेष में जो होता है, शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसें एवं जलवाष्प होती है। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर हमारे वायुमंडल में क्या बोलते हैं, वायुमंडल में जो होते हैं नाइट्रोजन कितना मात्रा होता है, 78% होता है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा। ठीक है, वायु की संरचना यहाँ पे दिखाया गया है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन जो होता है 78% होता है। ठीक, ऑक्सीजन जो होता है लगभग 21% के आसपास होता है। ठीक है, बाकी उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जलवाष्प एवं दूसरी गैसें होती है। ठीक है, अब आइए कि पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है। पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीव और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है, उसके बारे में हम लोग क्रियाकलाप 5 को देखते हैं। किसी धातु या कांच के बर्तन में थोड़ा पानी लीजिए और इसको धीरे धीरे गर्म करें। पानी को उबलने से पहले सावधानीपूर्वक पात्र के अंदर की सतह को क्या कीजिए, आप देखिए यहाँ पे देखिए बुलबुले बन रहे हैं। जल में वायु विद्यमान होती है। ठीक है, क्या आप छोटे छोटे बुलबुले इससे चिपके हुए देखते हैं, जैसा कि चित्र संख्या 15.10 में अभी देखे हैं। ये बुलबुले जो होते हैं पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। जब आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। आप पानी को यदि और गर्म करते हैं तो पानी क्या हो जाती है, वाष्प में परिवर्तित हो जाती है और अंततः उबलने लगता है। हमने अध्याय 8 तथा 9 में पढ़ा था कि जो जीव पानी में रहते हैं
वे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। क्या ऐसा नहीं है कि वे सभी श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक वायु कहाँ से प्राप्त करते हैं? अब आइए क्रियाकलाप 6 को देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक बीकर या कांच के गिलास में सूखी मिट्टी का एक ढेला लीजिए, इसमें पानी डालिए और अवलोकन कीजिए कि क्या होता है। चित्र संख्या 15.11 में दिखाया गया है कि क्या आप मिट्टी से बुलबुले, देखिए यहाँ पे 15.11 में यहाँ पे दिखाया गया है कि मिट्टी में वायु होती है, मिट्टी में यहाँ पे वायु होती है, ठीक है। क्या आप मिट्टी से बुलबुले निकलते हुए देखे हैं? ये बुलबुले जो होते हैं संकेत करते हैं कि मिट्टी में वायु होती है, मिट्टी में भी वायु होती है। जब मिट्टी के ढेले पर पानी डाला जाता है तो उसमें विद्यमान वायु क्या होती है? विस्थापित हो जाती है और जो बुलबुले के रूप में दिखाई देती है। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव एवं पौधों की जड़ें जो होती है किसके लिए? श्वसन के लिए, श्वसन के लिए इसी वायु का उपयोग करते हैं, ठीक है। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मांद तथा छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जब भारी वर्षा होती है, क्या होती है? जब भारी वर्षा होती है तो इन छिद्रों एवं मांदों में वायु की जगह पानी भर जाता है। इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए जमीन पर आना पड़ता है। देखते होइएगा कि जब भी बारिश होती है तो अंदर जो होते हैं पानी के अंदर जल में रहने वाले जीव जो क्या होते हैं वे बाहर ज़मीन पे आते हैं। किस लिए? सांस लेने के लिए। उसको सांस लेने में कठिनाई होती है। यही कारण है कि केंचुए जो होता है केवल भारी वर्षा के समय ही पर ही ज़मीन से बाहर आते हैं। देखते हुए कि जब बारिश होती है तो केंचुए बहुत सारे ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि सारे जीवों के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने के बावजूद वायुमंडल की ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन को प्रतिस्थापित कौन करता है? अब आइए देखते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है, ठीक है। अध्याय 7 में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये तो सही बात है, हम लोग तो पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। पौधे श्वसन में जो है ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। पौधे जो होता है श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है कि पेड़ पौधे श्वसन में किसका प्रयोग करता है। आपको ऑप्शन दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन। तो श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करता है और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तो पेड़ पौधे उस समय किसका प्रयोग करता है? उसका कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है। जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करता है तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करता है और ऑक्सीजन को उत्सर्जित करता है। लेकिन जब श्वसन करता है तो ऑक्सीजन का उपयोग करता है। श्वसन में तो सब कोई भी ऑक्सीजन का उपयोग करता है, सीधा सीधा याद कीजिए। परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यह वास्तविकता है कि जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। यह वास्तविकता है कि जंतु जो होता है पौधों के बिना क्या हो सकते हैं? जीवित नहीं रह सकते हैं। पौधों एवं जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पौधे तथा जंतुएं एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है। पौधे तथा जंतुएं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब हम यह अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या वायु के कुछ अन्य उपयोग भी हैं? क्या आपने पवन चक्की के बारे में तो सुना ही होगा, जैसा कि चित्र संख्या 15.12 में दिखाया गया। ये पवन चक्की है आपका। वायु पवन चक्की को घुमाती है। वायु क्या करती है? पवन चक्की को घुमाती है तथा पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में होता है। पवन चक्की भी विद्युत की उत्पन्न कर सकती है। वायु जो होता है नावों को खेने में, ग्लाइडर में वायु का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? ग्लाइडर में, पैराशूट में, नाव को खेने में, हवाई जहाज़ को चलाने में सहायता करती है। पक्षी, चमगादड़, पक्षी में तो सब आ जाते हैं, चमगादड़ लेकिन स्तनधारी में आते हैं। चमगादड़ कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं, ठीक है। वायु बहुत से पौधों के बीजों तथा फूलों के पराग कणों को इधर उधर फैलाने में भी क्या होती है? सहायक होती है। जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल चक्र में वायु क्या होती है? एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपने कुछ पढ़ा होगा, कुछ सीखा होगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।